अच्छा जी, ओके। मैंने आप लोगों को बाकी उसके लिंक्स भेज दिए थे ना रिकॉर्डिंग्स के, होपफुली तुमने देख लिया। अब सिलसिला कुछ यूँ है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट फर्स्ट द चैप्टर एंजाइम, सही है, और फिर इसके बाद हम लोग जो है वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन करेंगे, और अगर हमें इसमें से कुछ टाइम बचता है तो फिर वी माइट बी गोइंग टुवर्ड्स द पासिफिक, बट आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम पासिफिक की तरफ जा सकें, बट फिर भी लेट्स सी कि कितना टाइम होता है हमारे पास। when you when you're talking about enzyme ना, एक बात बस याद रखना एंजाइम के हवाले से, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सही है। एंजाइम एक ऐसा बायो कैटलिस्ट है जो खुद प्रोटीन का बना हुआ है, और जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर सकता है। स्पीड रिएक्शन की क्या होती है? बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बन रहा है पर यूनिट टाइम। तो अगर आपके पास कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, दैट मीन्स कि उसका रेट हायर है। तो ये जो एंजाइम होता है ये एक ऐसा बायो कैटलिस्ट होता है जो कि स्पीड अप करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे स्पीड अप करता है? बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हर रिएक्शन के होने के लिए उसको सर्टेन एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। उस एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। अगर आप ए प्लस बी कर रहे हैं तो वो सी प्रोड्यूस करेगा, सही है। प्रोडक्शन ऑफ सी जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इनिशिएट होगी, यानी कि सी तब बनेगा जब आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद हो, सही है। सो फॉर दैट what you need actually is enzyme। एंजाइम जो है ना वो आपके पास एक रिएक्शन को कंट्रोल करने के भी काम आता है। एंजाइम्स होंगे तो रिएक्शन होगा, एंजाइम्स नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस रिएक्शन को कंट्रोल करने के काम आती है। एंजाइम्स के साथ एक सफिक्स लगता है, इसको एज कहा जाता है। एज का मतलब ये समझ लो कि जिस वर्ड के साथ एज लगा हुआ होगा वो एक एंजाइम है। जैसे कि माल्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो माल्टोस को तोड़ेगा, सही है। सुक्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो सुक्रोज को तोड़ेगा, सही है। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो लिपिड को तोड़ेगा, ठीक है। आपके पास जितने भी एंजाइम्स आ रहे हैं ये टर्शियरी प्रोटीन के बने हैं। किस चीज के बने हुए हैं? टर्शियरी प्रोटीन के। इनका स्पेसिफिक शेप होता है एक्टिव साइट का, और एक्टिव साइट का जो स्पेसिफिक शेप है दैट इज द पॉइंट वेयर द सबस्ट्रेट एक्चुअली बाइंड्स। जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके लगेगा उस स्पेसिफिक जगह को, उस एरिया को, उस पर्टिकुलर रीजन को एक्टिव साइट कहा जाता है। तो अगर एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द सबस्ट्रेट तभी रिएक्शन होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये कि जो एंजाइम्स होते हैं वो, तुम ऑनलाइन नहीं थी अभी? हाँ, मैं आते आते क्या बात है, अच्छा। तो हम एंजाइम्स की बात कर रहे थे। टर्शियरी स्ट्रक्चर की एक स्पेसिफिसिटी प्रोटीन के हवाले से ये होती है कि यार वो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ना स्पेसिफिक शेप प्रोड्यूस करते हैं, उनका एक स्पेसिफिक शेप होता है। जितने भी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के अंदर, और इनके एक स्पेसिफिक शेप को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनके बॉन्ड्स की होती है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि आपके पास जो इसके दूसरे टर्शियरी बॉन्ड्स आ जाते हैं, टर्शियरी यूनिट के बॉन्ड्स जो हम लोगों ने पढ़े थे बायोमोलिक्यूल के अंदर, जैसे वीक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, जैसे कि हाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आ गए। तो ये सारे के सारे बॉन्ड्स मिलके क्या कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक शेप बना है। अगर इनमें से कोई सा भी बॉन्ड टूट जाए या खराब हो जाएगा तो ये शेप अपना बरकरार नहीं रख सकता, एंड दैट इज अ रीजन कि ये फिर रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एंजाइम जो है ना वो बेसिकली शेप स्पेसिफिक है। एंजाइम शेप स्पेसिफिकली काम कर रहा है, यानी कि अगर सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट जो रिएक्टेंट है, अगर सबस्ट्रेट का शेप मैच करेगा तो एंजाइम काम करेगा, अगर मैच नहीं करेगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और पीएच सेंसिटिव होता है। यानी कि आप इस पे यूं कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक सर्टेन टेम्परेचर है जिसको आप इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन यही
टेम्परेचर अगर फर्दर इंक्रीज किया जाएगा तो एक सर्टेन लिमिट के बाद जाकर एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है। एंजाइम डीनेचर हो जाएगा का क्या मतलब है कि एंजाइम जो है वो टूट जाएगा। एंजाइम की डीनेचरेशन, एंजाइम का टूटना डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? एंजाइम का टूटना डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। कैसे? कि भाई जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके कुछ बॉन्ड्स टूट जाएंगे, और वो जो बॉन्ड्स टूटेंगे उसकी वजह से वो अपने प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा, और जब अपने प्रॉपर शेप में नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगा उसका शेप। सही है। सेम कहानी पीएच के साथ है। पीएच चेंज करोगे, पीएच ऑल्टर करोगे, तो उसकी वजह से भी तुम्हारे पास सेम मसला आएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो सकता है। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एंजाइम, जब हम एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑल्टर करने के काम आ रहा है। ये ऑल्ट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, मीडियम जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसके टेम्परेचर पे, और वो मीडियम जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसके पीएच पे डिपेंड करती है। और इन सारी बातों को आप इस तरह से लाइन अप करते हो कि भाई जो भी ये आपके पास जो भी ये रिएक्शन का पैटर्न है, जो भी रिएक्शन का पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर एंजाइम खुद अपनी मर्जी से जाके काम नहीं कर रहा। एंजाइम को ऑर्डर्स मिलते हैं न्यूक्लियस से, या किसी भी सेल के अंदर होने वाले किसी भी सेल सिग्नलिंग रिएक्शन से, किसी स्टिमुलस के बिहाफ पे एंजाइम काम करता है। सही है। स्टिमुलस आएगा तो एंजाइम काम करेगा, स्टिमुलस नहीं होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा। बोलो बेटा। हाँ, बाहर हूँ। अबे यार, अच्छा। अच्छा भाई, अब देखो क्या होता है आपके पास, जब आप बात करते हैं ना एंजाइम के रिएक्शंस की, तो एंजाइम कंट्रोल कर रहा है रिएक्शंस को, और एंजाइम खुद कंट्रोल हो रहा है। एंजाइम कंट्रोल हो रहा है किससे? किसी भी एक स्पेसिफिक, ये समझ लो कि किसी भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती है। जैसे कि या तो न्यूक्लियस ऑर्डर देगा, या तो कोई सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म हो रहा होगा। अच्छा, सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म कैसे होता है? तो हम लोग सेल के अंदर पढ़ते हुए आ रहे होते हैं ना कि भाई सेल सिग्नलिंग का एक प्रोसेस होता है। फिर हम लोग अभी सेल मेम्ब्रेन में भी ये सेम चीज पढ़ेंगे, सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस होता है। तो उसके अंदर हम लोग देख लेंगे न्यूक्लियस कैसे ऑर्डर कर रहा है, ये जरा यहाँ देख लो। अगर लेट सपोज के हम कह रहे हैं कि भाई, सपोज भी क्या करना, वाकईतन ऐसे ही है कि हम कह रहे हैं कि भाई प्रोटीन का बना हुआ है एंजाइम। सही है। अब अगर एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ है तो न्यूक्लियस के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट ने आरएनए बना के राइबोसोम को दिया होगा। आरएनए बना के राइबोसोम को दिया होगा। तो उस राइबोसोम ने क्या किया? उस राइबोसोम ने एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाया, उसको स्पेसिफाई किया, मॉडिफाई किया, उसका एक शेप बना, वो एक एंजाइम बन गया। अब वो एंजाइम जाके रिएक्शन करवा रहा है। अब सोचो, अगर ये डीएनए नहीं बनाता प्रोटीन तो एंजाइम नहीं बनता, तो रिएक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब कि मेन किसके कंट्रोल में है सारा रिएक्शन? डीएनए के कंट्रोल में। और ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है, सिर्फ रिएक्शन नहीं हो रहा बल्कि मूवमेंट जो हो रही है अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन, वो भी किसी न किसी चैनल के थ्रू हो रही है, वो भी किसी न किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो रही है। वो चैनल या कैरियर प्रोटीन जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है ना। सही है। तो वो भी डीएनए से कंट्रोल हो रहा है।
और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भाई एंजाइम ही काम कर रहा होगा, जो डीएनए खुद बनता है ना, देखो डीएनए का खुद का बनना भी एंजाइमेटिक है, समझना। मैं तुम्हें ओवरऑल समझाना क्या चाह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ कि भाई लेट्स सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें एंजाइम बन रहा है, एंजाइम केमिकल रिएक्शन आगे होने वाले रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तो एंजाइम के हवाले से हम इस चीज के ऊपर स्पेसिफिक हो जाते हैं कि भाई एंजाइम होगा तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। और अगर एंजाइम की प्रेजेंस कंट्रोल कर सकता है न्यूक्लियस, तो उसका मतलब न्यूक्लियस कंट्रोल कर सकता है रिएक्शन, सही है। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस को खुद कंट्रोल करने वाला एंजाइम है, या न्यूक्लियस खुद अगर चीजें कंट्रोल कर रहा है, कोई सा भी काम कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन बना के ही करेगा ना। न्यूक्लियस के अंदर होता ही क्या है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो होता है। डीएनए क्या कर सकता है, डीएनए मैक्सिमम आपके पास प्रोटीन बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए बना के दे सकता है, बाकी काम राइबोसोम का होता है। प्रोटीन बन जाएगा, प्रोटीन से एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो स्ट्रक्चर आपके पास कोई सा भी पर्टिकुलर काम करने के लिए यूज हो सकता है। इनफैक्ट एक रिएक्शन पे ये भी आता है कि भाई अगर लेट्स सपोज प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है तो उसमें भी एंजाइम लगा हुआ है, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए भी आपको एंजाइम चाहिए। तो तुम्हें तो हर रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, और हर रिएक्शन को कंट्रोल भी एंजाइम के जरिए से कर दो, ठीक है। अच्छा, अब यार यहाँ पर आपके पास आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। रेट क्या होता है कि भाई एक रिएक्शन में होता क्या है, एक रिएक्शन में सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो जरा समझना, ए प्लस बी अगर सबस्ट्रेट है, सी प्लस डी अगर प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ए प्लस बी कन्वर्ट होगा सी प्लस डी में किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, सही है। जितना ज्यादा सी प्लस डी बनाओगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, या जितना तेजी से ए प्लस बी कंज्यूम होगा, जितना तेजी से ए प्लस बी खत्म हो रहा होगा, कंज्यूम हो रहा होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम दोनों पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट पे भी अकाउंटेबल है और प्रोडक्ट पे भी अकाउंटेबल है। प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, या फिर सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट यूज्ड इन अ रिएक्शन पर यूनिट टाइम आल्सो डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों चीजों से, जितना ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी रेट है, और जितना ज्यादा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है वो भी। प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होना पर यूनिट टाइम, सबस्ट्रेट का यूज होना पर यूनिट टाइम, ये दोनों क्या है, दोनों रेट है, सही है। द रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। किसके थ्रू, ना हैव अ लुक। अगर आपके पास यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बन रहा है जिसमें आपने टाइम रख दिया, और एक वाई एक्सिस बन रहा है जिसके ऊपर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रख दी, तो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन एक सर्टेन टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाते हैं, सही है। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को समझें, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, रेट इंक्रीज होके एक सर्टेन लेवल पे पहुंच के क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि 3 प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ही बनेंगे, 3 से 4 नहीं होगा ना, 3 से 2 हो रहा है, यानी कि क्या हो गया आपके पास, रेट कांस्टेंट हो गया। इसको क्या कहेंगे आप, रेट। मैं ये नहीं कह रहा रिएक्शन रुक गया, ये नहीं समझना कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया। रेट कांस्टेंट जब भी होगा आपके पास जो ग्राफ लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी टू एक्स एक्सिस। देखो नीचे एक्स एक्सिस मौजूद है, ये ग्राफ की लाइन है, ये पैरेलल हो जाएगी क्या, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही है। दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखना इस ग्राफ के अंदर रेट इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होता जा रहा है, और इंक्रीज हो रहा है विद अ कांस्टेंट ग्रेडियंट, इंक्रीज हो रहा है विद अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। फिर क्या होता है आपके पास, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम मौजूद है, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मौजूद। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को रिलेट करोगे तुम प्रोडक्ट से पर यूनिट टाइम, इनिशियली प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ रहा था, सही भी। अगर ये बहुत सारे सेकंड्स होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो पहले सेकंड में आने वाला चेंज बहुत ज्यादा था, दूसरे सेकंड में आने वाला चेंज उसके मुकाबले थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, डिफरेंस कम था। तीसरे सेकंड में आने वाले का डिफरेंस और जरा कम हो गया, चौथे सेकंड में आने वाले का डिफरेंस और जरा कम हो गया, पांचवे में तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा डिफरेंस। और फिर एक वक्त आएगा कि डिफरेंस आना रुक जाएगा, यानी कि लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, यानी कि ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा। ये इंक्रीज हो रहा था पहले विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, और अब ये क्या होगा, समझ आया? ओके अच्छा भाई, अब ये दो ग्राफ समझिएगा जरा। पहले बात कर रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे टाइम मौजूद है, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मौजूद है। तो आपके पास यहाँ पर जो टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रोडक्ट क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज हो रहा है। देखो इनिशियली स्लो इंक्रीज हुआ, देखो समझना जरा, पहले सेकंड के ऊपर इतना सा इंक्रीज आया, दूसरे सेकंड के ऊपर थोड़ा और बढ़ गया, तीसरे सेकंड पे ज्यादा हो गया, चौथे सेकंड पे डिफरेंस बढ़ गया, पांचवें सेकंड पे डिफरेंस बहुत बढ़ गया। बेटा जो हमने ऊपर ये वाला ग्राफ बनाया था ना, इसके अंदर इनिशियल रेट ज्यादा था और फिर बाद में कांस्टेंट हो रहा था, सही है? यहाँ पर क्या है, इनिशियल रेट बहुत कम था, बाद में रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अमूमन ऐसे ग्राफ के साथ क्या होता है कि इनिशियल रेट स्लो होगा, बाद में रेट बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते फिर एक पीक पे पहुंच जाएगा, वहां पर पहुंच के ये ग्राफ वापस नीचे आएगा। वापस नीचे क्यों आ रहा है? पीक पे पहुंच गया, पीक पे पहुंच के वापस नीचे आ रहा है, वापस नीचे क्यों आ रहा है? देखो बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, सही है? मैं ये नहीं पूछा कि क्या कंडीशन रही होगी जिसके वजह से नीचे आ रहा है। आप ये बताएं रेट पे क्या फर्क पड़ रहा होगा कि भाई नीचे आ रहा है? रेट इंक्रीज हो रहा था पहले स्लोली ग्रेजुअली, फिर इंक्रीज होने लगा बहुत रैपिडली, फिर अपने पीक पे पहुंच गया, यानी कि मैक्सिमम रेट है यहाँ पे, सही है? फिर उसके बाद वापस आने लगा तो रेट क्या होगा, डिक्रीज हो गया। इस लेवल पे रेट क्या होगा, और डिक्रीज हो रहा है। इस लेवल पे क्या हो रहा है, डिक्रीज, सही है? तो आप इसको कैसे कहेंगे, आप इसको कहेंगे इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, फिर इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग विद, लाइन ही राइम हो गई, फिर डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, फिर डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, तेजी से नीचे आ रहा है, स्लो नीचे जा रहा है, तो डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। भाई फॉलो कर पा रहे हो ये वर्ड्स, समझ आ रहा है? लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है मुश्किल हो रही है। देखो समझो ना, बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, समझना, वर्ड से सुनोगे ना समझ आएगा। पहले जो इंक्रीज, इस ग्राफ को ना देखो गौर से देखो, तुम हमेशा एक्स एक्सिस को वाई से रिलेट करके देख लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा चीजों का। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, ग्राफ बढ़ रहा था, इनिशियल टाइम पे जो ग्राफ बढ़ा था, वो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उसमें डिफरेंस ज्यादा आता गया, समझ आ रहा है? ये तो ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। लेकिन अगर तुम सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है ना। फिर यहां से जब ये नीचे जाना शुरू हो गया तो अब क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, स्पीड में जा रहा है, इनिशियली तेजी से नीचे जाएगा, सही है? और फिर जब ये स्लो डाउन हो जाएगा नीचे जाना, यानी कि जो ग्राफ नीचे जा रहा था वो स्पीड से जा रहा था, अब वो ग्रेजुअली नीचे उतरेगा। तो ग्रेजुअल उतरने पे आप उसको बोलोगे डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ठीक है बेटा? अगर हमारे पास
ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। तो कैसे लिखा जाएगा? इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, स्टीपनेस आ जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। समझ आ गया बेटा? मतलब यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तुम भी क्लियर है? ओके। ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने सारे ग्राफ को एक जगह जमा करके आप लोगों को पहले ही उनके रिलेशनशिप्स पढ़ा दिए, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आता है लॉक एंड की मॉडल। बोले मान? अच्छा, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन स्ट्रक्चर, मैंने बताया था। दे हैव अ स्पेसिफिक शेप, सही है? उनके पास एक्टिव साइट का एक स्पेसिफिक शेप होता है, एक्टिव साइट का, सही है? और एंजाइम जो है ना वो ग्लोबुलर यानी कि टर्शियरी प्रोटीन के बने हुए हैं। इनके एक्टिव साइट का एक शेप होगा, सही है? एक्टिव साइट का एक पर्टिकुलर शेप होगा, और इनके पास हाइड्रोफिलिक रेडिकल होगा कैरिंग अमाइनो एसिड्स। कैरिंग व्हाट बेटा? देखो, अमाइनो एसिड कौन से वाले? ऐसे वाले जिनके पास हाइड्रोफिलिक रेडिकल है। हाइड्रोफिलिक रेडिकल कैरिंग अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जिनके पास हाइड्रोफिलिक रेडिकल। वाटर अट्रैक्टेंट रेडिकल है तो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड ही वाटर अट्रैक्टेंट हो गया ना, सही? जैसे रेडिकल होता है वैसे अमाइनो एसिड बिहेव करता है। तो वो जो हाइड्रोफिलिक वाला होगा ना, वो कहाँ पे मौजूद होगा? फेसेस टुवर्ड्स आउटसाइड। अगर ये एक एंजाइम का स्ट्रक्चर बन रहा है, सही बच्चों समझना जरा, ये इसकी एक्टिव साइट है, ठीक है बेटा? तो जो इसके आउटर रीजन पे मौजूद होंगे ना सारे, यहाँ पर जितने मैं हाईलाइट कर दूं, इसको शेड कर दूं, यहाँ पर जितने भी आपके पास प्रोटीन के, प्रोटीन तो पूरे ही है ना, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, वो सारे के सारे हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे। और ये जो बीच में ग्रीन वाले आ जाएंगे, ये क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, यानी कि वाटर रिपेलेंट। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो क्या कह रहा है? हाइड्रोफिलिक रेडिकल कैरिंग अमाइनो एसिड्स आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक रेडिकल कैरिंग अमाइनो एसिड फेस टुवर्ड्स इनसाइड, ठीक है? द सबस्ट्रेट अटैचिंग साइट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। जहां पे अटैचमेंट होगी सबस्ट्रेट की, वो जगह एक्टिव साइट कहलाती है। और लॉक एंड की मॉडल, जब हम बात करते हैं ना लॉक एंड की मॉडल की, तो ये शेप स्पेसिफिक है। कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगा तो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। द सबस्ट्रेट कैन ओनली अटैचेस the active site if the shape is complementary. If the shape is not complementary, obviously it's not going to attach to the active site. When you talk about this representation and represent it like this, that you're having an enzyme over here and the substrate over here. The substrate is having the similar shape as that of the active site, so it's going to fit into the active site structure. The substrate will be converted into the product thing, and then this product will be removed. तो बीच में दो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। एक कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब आपके पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है सबस्ट्रेट, और वो प्रोडक्ट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है भाई? अच्छा, दूसरा मॉडल इसके बिल्कुल अगेंस्ट काम कर रहा है। दूसरा मॉडल कह रहा है कि भाई लेट्स जस्ट से दैट जो एंजाइम है वो किसी भी शेप का हो, सबस्ट्रेट के शेप में चेंज हो जाएगा। एंजाइम किसी भी शेप का होगा लेकिन चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस शेप में? सबस्ट्रेट के शेप में। देखो, यहाँ पर एक एंजाइम है, ये शेप अलग है, सबस्ट्रेट का शेप अलग है। थोड़ी देर बाद क्या हो गया? एंजाइम सबस्ट्रेट के शेप का हो गया, मॉडिफाई हो गया एंजाइम। थोड़ी देर बाद क्या हो गया बेटा? मॉडिफाई हो गया। जब ये मॉडिफाई हो जाएगा तो ये इससे रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा तो वो जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल होती है लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन लाइसोसोमल सैक, दे आर सब्जेक्टेड टू इंड्यूस फिट मॉडल।
वो इंड्यूस फिट मॉडल पे काम करते हैं, लाइसोजाइम्स। वही वो हाइड्रोलेस है, उसमें अमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है। अब वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं काम के हिसाब से। वो एक यूनिट तोड़ने जा रहा है, वो किसी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को तोड़ने जा रहा है, तो उसके हिसाब से शेप एक्वायर कर लेगा। किसी दूसरे को तोड़ने जा रहा है तो वो दूसरे के हिसाब से शेप एक्वायर कर लेगा। हाइड्रोलाइसिस करवाने वाले एंजाइम्स का ज्यादातर फंक्शन ऐसे ही होता है कि वो एक्वायर कर लेते हैं शेप अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। यू नेवर नो कि भाई आने वाला सबस्ट्रेट जो है वो कैसे काम करने वाला है, किस शेप का होने वाला है। सही है। we know that might be carbohydrate, but we don't know which type of carbohydrate it is. So the enzyme might be changing its shape according to the structure of carbohydrate. ठीक है। तो कह रहे हैं एंजाइम काम कैसे करेंगे भाई? एंजाइम काम करते हैं बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैसे होती है लोअरिंग ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? कैसे होगी? Enzyme remain unchanged. Enzyme never changes during a reaction, during a course of reaction. Enzyme कभी भी change नहीं होता. Enzyme remains unchanged. तो क्या होता है? Enzyme increases the rate of reaction by lowering the activation energy of a reaction. समझ रहे हो ये बात? अब जरा ये देखना कि यार यहाँ पर आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ रही होगी, लेट्स सपोज टाइम की। यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ रही है वर्क की, यानी कि जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर वो क्या है? वो है रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम के बगैर, बल्कि इसको यूं काउंट कर लो, यहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको हम लोग अकाउंटेबल करेंगे। सही है। सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ाई आपने, बढ़ाई बढ़ाई एक पीक पे पहुंचा, तो फिर वो कन्वर्ट हुआ किसमें? प्रोडक्ट में। ये था विदाउट एंजाइम। विद एंजाइम होगा तो इसकी एनर्जी बढ़ानी नहीं पड़ेगी, इतनी कम एनर्जी पे काम हो गया। तो भाई तभी तो हम कह रहे हैं कि एंजाइम लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये समझ में आ रहा है बेटा? एंजाइम क्या करता है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। सही है भाई। कह रहे देयर इज लाइक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ स्पेसिफिक रिएक्शन। एंजाइम अनचेंज रहेगा, एंजाइम एज इट इज वापस मिल जाएगा, एंजाइम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देता है। कैसे करता है? फिजिकली बाइंड करता है जब स्ट्रक्चर को, तो उसके कुछ उसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करता है फिजिकली कि वो कम एनर्जी पे भी रिएक्ट कर जाए। फिजिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा कि वो कम एनर्जी पे रिएक्ट कर जाए। अच्छा भाई, फिर इसके बाद आपके पास आती है इन्वेस्टिगेशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। कह रहे भाई रेट ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, वो क्या है? रेट है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब अगर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, और आप चाहते हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें, कैसे करें? कैसे करेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट? यहाँ पे ना एक एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन सेटअप की गई है। सही, इसको समझना जरा। आपने क्या किया? एक जार को कंसील किया, एक बीकर समझ लो, उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइडेज क्या एंजाइम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या? H2O2 है। H2O2 इस एंजाइम की वजह से टूट जाएगा वाटर में, और वाटर तो यहीं रहेगा, वाटर कहीं नहीं जाना, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से मूव आउट करेगी। जो भी एक्सेसिव ऑक्सीजन बन रही होगी वो यहाँ से मूव आउट करेगी। तुमने एक जी शेप ट्यूब उससे कनेक्ट कर दी, एक जी शेप ट्यूब इससे कनेक्ट कर दी, और उसको एक वाटर बाथ में रखा। वाटर बाथ नॉट एज इन दैट हीट करने के लिए, बल्कि एक वाटर बाथ में रखा, पानी भर के एक बड़े से टब में डाला उस ट्यूब को, और उसके ऊपर आपने एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा रिवर्स करके, इन्वर्टेड करके इस तरह से लगा दिया जैसे एपरेटस में शो किया हुआ है, उसके अंदर पानी भरा। ठीक है, तो क्या होगा फिर?
फिर क्या होगा? हाँ हाँ, बबल्स बनेंगे यहाँ से, ऊपर जाते जितना ऑक्सीजन बन रहा होगा वो यहाँ से इस पाइप में कलेक्ट हो जाएगा, इस पाइप से यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इस पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा। इस पानी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, क्योंकि एयर ऊपर जाके एम्बेड हो रही होगी। समझ आया बेटा? ये हम जितनी ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, जितनी कलेक्टेड ऑक्सीजन का जो भी वॉल्यूम होगा वो आइडेंटिफाई करवाएगा कि कितना आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब बोलो। हाँ, पार्शियली, नॉट कंप्लीट। नहीं, इतना मसला नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि 100% ऑक्सीजन सॉल्युबल है। सही, तुमने पूरी केमिस्ट्री लगा दी बेटा यहाँ पे। अच्छा जी, यार अभी बात समझो जरा कि हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। हमने यही सेम से पूरा एपरेटस सेटअप किया, सही है, बजाय इसके कि हम लोग उसको पानी में डालते हैं। वो जो ऊपर वाला सेटअप था, वो जो दिखाया था अभी सेटअप, बजाय इसके के वाला सेटअप बनाते हैं, हमने क्या किया? हमने इसको उसी तरह से एक बीकर में बंद किया, इस दफा उससे कनेक्ट कर दिया एक सिरिंज। तो जितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता जाएगा वो इस सिरिंज में कलेक्ट होता जाएगा। हमारे लिए कैलकुलेट करना भी ज्यादा आसान। सही है बेटा। ये बताइए कंट्रोल क्या होता है जिसके ऊपर? कंट्रोल वो होता है जो कांस्टेंट होता है या अनचेंज होता है, या अगर ज्यादा बेहतर अंदाज में कहा जाए तो कंट्रोल वो होता है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। इसी बिहाफ पे हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ शो किया हुआ है, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे टाइम आ रहा है, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम आ रहा है। सही है, इसी रिएक्शन से रिलेटेड बात हुई अभी हम लोग कर रहे थे। कह रहे हैं कि भाई आपके पास इनिशियली तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो फास्ट है। ये जुमला याद कर लेना, ये बहुत काम आएगा आगे चल के भी। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज द फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इस बार सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी ना, और फिर जब आप रिएक्शन करते जाओगे तो वही सबस्ट्रेट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बन जाएगा, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो जब सबस्ट्रेट ही कम अवेलेबल होगा तो स्पीड तो स्लो डाउन होगी ना, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होगा। The initial rate of reaction can be calculated by a tangent drawn along with the slope of curve. Initial rate of reaction को ऐसे एक टेंजेंट बना के कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अगर ये स्लो डाउन नहीं हुआ होता तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही सीधा सीधा ऊपर जा रहा होता। सही है। अगर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ही फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन होता तो लाइन स्ट्रेट बनती। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा नहीं है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन अलग है, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन तो कांस्टेंट है। सही है। तो आपके पास कह रहा है कि 1 ml ऑफ प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड पर 10 सेकंड। इस ग्राफ से हमने एक कांस्टेंट निकाल लिया, ये इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे। स्पीड एट व्हिच द एंजाइम कैन कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, टर्नओवर रेट कहलाता है ये, कि भाई एक एंजाइम कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में। The rate of reaction decreased as the enzymatic reaction proceeded because of the more occupancy of enzyme। जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन को लेके या रिएक्शन को लेके, उतने ज्यादा एंजाइम्स ऑक्यूपाई होते जाएंगे। जितने ज्यादा एंजाइम्स ऑक्यूपाई होते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा आपके पास क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होगा। सही है, या कांस्टेंट की तरफ जाएगा। तो स्लोप बनेगा, पैरेलल हो जाएगा। वो स्लोप इनिशियली बनेगा, सही है, फिर वो क्या हो जाएगा? स्टीपनेस शो करेगा, या वो स्टीपनेस कम होगी उसकी, फिर वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग एक कैलोरीमीटर के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है,
एक काम करते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। कलरीमीटर के जरिए से क्या होता है, जरा समझना, कलर डिटेक्ट किए जाते हैं, सही है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कलर चेंज आता है, आप उसको कलरीमीटर के जरिए से डिटेक्ट कर सकते हैं कलर चेंज को। तो वो आपको ये बता देगा भाई कितना रिएक्शन हुआ या कितना रिएक्शन नहीं हुआ, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या चल रहा है, सही है। अब इसको ऑब्जर्व करने का एक तरीका ये है हमारे पास कि जब आप बात कर रहे हैं ना कलरीमीटर के यूजेज की, तो आपको रिएक्शन ऐसे पिक करने पड़ेंगे जिनमें कलर चेंज आए। जैसे मिसाल के तौर पे एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें स्टार्च सॉल्यूशन बनाया जा रहा है विद अमाइलोज। अच्छा, आपने आयोडीन टेस्ट का सुना होगा। आयोडीन टेस्ट यूज होता है स्टार्च डिटेक्ट करने के लिए, और स्टार्च को तोड़ने के लिए अमाइलेज यूज होता है। अमाइलेज एंजाइम है, स्टार्च को तोड़ता है। अब जरा इसको इमेजिन करो, रिलेट करो कि यार अगर स्टार्च मौजूद होगा, सही, अगर स्टार्च मौजूद होगा तो ही तो तुम्हारे पास कलर चेंज ऑब्जर्व कर पाओगे ना, ठीक है। आयोडीन अगर डालते हो तुम, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे आयोडीन यूज हो रहा है टू चेक कि भाई कितना स्टार्च मौजूद है, तो तुमने पहले फर्स्ट मिनट के ऊपर जब आयोडीन डाल के देखा तो उसमें स्टार्च की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, क्योंकि सारा स्टार्च टूटा नहीं था, सही है, तो इसलिए स्टार्च ज्यादा मौजूद था। आफ्टर 2 मिनट्स अगर तुमने उसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया, एक सैंपल लेकर एक बड़े से बीकर में पहले पूरा सोल्यूशन बना लो जिसमें स्टार्च सोल्यूशन के साथ तुमने अमाइलोज डाल दिया, अमाइलेज डाल दिया है, सही है। अमाइलेज जो है वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देगा। अब एक वक्त आएगा कि भाई तुमने जैसे 1 मिनट गुजर गया, तुमने एक सैंपल इसमें से ले लिया, उस सैंपल के अंदर तुमने आयोडीन का सोल्यूशन ऐड किया और तुमने देखा कि कलर चेंज हो गया, ठीक है। फिर जब दूसरे मिनट के ऊपर तुमने कलर चेंज ऑब्जर्व किया करना था, तो तुमने दूसरा 1 मिनट और गुजर गया, उसके बाद तुमने जो है वो, हमें यहाँ पर कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। जब हम उसमें सैंपल लेते हैं और उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास कलर चेंज आता है। तो जब दूसरे मिनट के ऊपर हमने देखा तो भाई कलर चेंज और आ गया। फिर तीसरे मिनट के ऊपर हमने सेम आयोडीन सोल्यूशन ऐड किया, सैंपल निकाल के, तो कलर चेंज आ गया। फिर चौथे मिनट पे किया, फिर कलर चेंज आ गया। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इनिशियली बहुत ज्यादा डार्क ब्लू ब्लैक कलर आया था, क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन जब पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। तो पहले बहुत डार्क ब्लू ब्लैक कलर रिप्रेजेंट हुआ, फिर उसके बाद दूसरे मिनट के ऊपर उतना डार्क नहीं था, तीसरे मिनट के ऊपर और लाइटर हो गया, चौथे मिनट के ऊपर बिल्कुल ही ब्राउन कलर आने लगा आयोडीन सोल्यूशन का, सही है, वो वाला कलर ही नहीं आ रहा। तो अब हम इसको जब बात करते क्वालिटेटिवली तो हम बता सकते भाई डार्क कलर है, लाइट कलर है, लेकिन अगर हमें इसको क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना है तो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए होगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए होगी। एंड फॉर दैट न्यूमेरिक वैल्यू हमने क्या किया, हमने कलरीमीटर यूज किया। कलरीमीटर क्या होता है कि आप एक फिल्टर पेपर के थ्रू लाइट गुजारते हो और फिर उस स्पेसिमेन में से गुजारते हो, उसमें कलर होता है, फिर वो उस कलर की एक स्पेसिफिक रीडिंग दे देता है। जैसे कि यहाँ पर तुमने एक फिल्टर पेपर रखा, एक लाइट को इल्यूमिनेट किया, वो इस सैंपल में से गुजरेगी तो यहाँ पर आपके पास वो एब्जॉर्ब होगी, तो एक वैल्यू दे देगी। जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, दीदी जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है, थैंक यू, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है दैट इज स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। 1 मिनट पे आने वाली वैल्यू अलग होगी, 2 मिनट वाले कलर की वैल्यू अलग होगी, 3 मिनट वाले कलर की वैल्यू अलग होगी। अब वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वो एक सर्टेन, अब मैंने ना इसको ऐसे ही कंसंट्रेशन वाइज मेंशन कर दिया। लेट्स सपोज भाई यहाँ पे आपके पास 90% था अमाइलोस, और सॉरी अमाइलोस मतलब स्टार्च, सही है, यहाँ पे 90% स्टार्च मौजूद था, तो जो इन्होंने रिजल्ट शो किया आयोडीन सोल्यूशन में वो डिफरेंट था। यहाँ पे 70% मौजूद था तो यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट था, यहाँ पे 40% रिजल्ट डिफरेंट था, यहाँ पे 0% बचा तो रिजल्ट बिल्कुल ही चेंज आ गया, सही है। अब ये चीज आपको कहाँ पे शो हो रही है, आपको न्यूमेरिक वैल्यूज के तौर पे शो हो रही है कलरीमीटर पे, ठीक है।
इस चीज के साथ साथ अगला एक फैक्टर हमारे पास आ जाता है पढ़ने के लिए, एक टॉपिक है अगला, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। यार फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये, ताकि हम एक स्पेसिफिक लाइट को फिल्टर आउट कर सकें। उसमें तो सारी लाइट्स मौजूद होती है ना हर वेवलेंथ की, तो हम एक स्पेसिफिक वेवलेंथ यूज करते हैं इसको यहाँ से गुजारने के लिए। अच्छा भाई, अब ये कह रहा है कि भाई एंजाइमेटिक रिएक्शन, जो जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स कैसे इफेक्ट होते हैं, मतलब एंजाइम के रिएक्शंस फैक्टर्स से इफेक्ट हो रहे हैं। तो आप जरा इस बात को समझिएगा, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके पास प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उनकी एक अपनी एक्टिव साइट है, एक अपनी स्पेसिफिक एक्टिव साइट है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, सो आपके पास जैसे जैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है एंजाइम ज्यादा ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाता है। आप अगर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, देखो इफेक्ट क्या टेम्परेचर का, पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इफेक्ट ये टेम्परेचर है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन फिर दूसरे इंस्टेंस के ऊपर क्या बात आ रही है कि अगर एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेट्स से कि भाई 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस द रेट में डिक्लाइन एज एंजाइम इज डीनेचर्ड। हाई टेम्परेचर पे होता क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर प्रोटीन के जो बॉन्ड्स होते हैं, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड, वो टूट जाते हैं और प्रोटीन अपनी शेप में नहीं रहता, यानी कि एंजाइम अपनी शेप में नहीं रहेगा, यानी कि एक्टिव साइट कंजर्व नहीं रहेगी। एक्टिव साइट खराब हो जाएगी तो फिर आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, 10 पे ये रिएक्शन आ रहा है, 20 पे ये रिएक्शन आ रहा है, 30 पे ये रिएक्शन आ रहा है, 40 पे अपने पीक पर मौजूद है रिएक्शन, 40 से ऊपर जाओगे तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और बहुत तेज से नीचे आएगा। सही है, ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन करते करते नीचे आ रहा हूं, नहीं, तेजी से आ रहा है नीचे, ठीक है। एक इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का नाम है टेक पॉलीमरेज। थर्मोफिलस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, गर्म पानी के चश्मे में पाया जाता है। ये सरवाइव करता है 90 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर में, रहते ही इस टेम्परेचर में। तो जाहिर सी बात है जब वो रही उस टेम्परेचर में रहे तो उसके एंजाइम भी उसी हिसाब से अडेप्टिव हो जाएंगे ना। तो कह रहे हैं कि भाई ये वाला रूल एंजाइम्स पे, मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स पे इंप्लीमेंट होता है कि भाई 40 के ऊपर डीनेचर हो जाएंगे, लेकिन सबका ऑप्टिमम टेम्परेचर, सारे एंजाइम 100% एंजाइम ऑन दिस अर्थ डोंट हैव द सेम ऑप्टिमम टेम्परेचर। देयर आर सर्टेन फ्यू एंजाइम्स व्हिच हैव रेज्ड टेम्परेचर, raised optimum temperature. Like for example, this polymerase, the name of the enzyme present in TAQ. TAQ is Thermophilus aquaticus. थर्मोफिलस एक्वेटिकस में पाए जाने वाला पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हम लोग यूज करते हैं अपने बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि ये एंजाइम वो एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो एंजाइम का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? बहुत सिंपल सा रिलेशन है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। दूसरी चीज फिर क्या है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आप जब टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ा दोगे तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। कोई भी चीज एक्सेसिव वो अच्छी नहीं होती है ना, टेम्परेचर भी एक्सेसिव बढ़ाना अच्छा नहीं है।
इसी तरह से दूसरी एग्जांपल आती है पीएच की। एंजाइम्स पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑब्वियसली बात है, एंजाइम के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास दो तरह के इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक आयनिक बॉन्ड बन रहा है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है। ये दोनों बॉन्ड जो है पीएच के चेंज होने से टूट सकते हैं। तो हर एंजाइम अपने एक सर्टेन पीएच वैल्यू पे काम करता है। अगर वो पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि एंजाइम का बिहेवियर, एंजाइम का काम करना, सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी। एग्जैक्टली जैसे कि change in pH breaks off the bonds, that is hydrogen bond and ionic bond, and it changes the shape of the active site. Thus the substrate is unable to bind, and then there would be no reactions taking place. So amylase आपके पास होता है, amylase का optimum pH होता है 7.2. इसी तरह से पेप्सिन आपके पास मौजूद है, पेप्सिन का जो है वो pH होता है 1.5 से लेके 2.5 तक। ये इनके ऑप्टिमम टेम्परेचर्स है। ये चेंज होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इनको इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सीवियर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और हम इसको ग्राफ के जरिए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पेप्सिन का ग्राफ में देखो pH 2 पे पीक बन रही है, अमाइलेज के ग्राफ में pH 7 पे पीक बन रही है। ठीक है बच्चों, चेंज इन pH यानी कि चेंज इन hydrogen ion concentration also interact with the radical, that is a charged particle, that is a charged part of the amino acid of some of the amino acid. Thus every enzyme has a different optimum pH. क्योंकि हर किसी को अलग pH चाहिए। क्यों चाहिए अलग? क्योंकि हर किसी को अलग चार्ज पे काम करना है। क्यों करना है अलग चार्ज पे काम? क्योंकि सबके पास अलग अलग अमाइनो एसिड्स लगे हुए, अलग अलग क्वांटिटी में लगे हुए। सही है, उसकी वजह से ओवरऑल चार्ज बहुत अलग आ रहा है। तो जो ओवरऑल चार्ज आता है उसी हिसाब से उसको पीएच चाहिए होता है काम करने के लिए। कुछ लोग न्यूट्रल पे करते हैं, कुछ लोग बेसिक पे करते हैं, कुछ लोग एसिडिक पे काम करते हैं। सही है, जैसे अमाइलेज है, अमाइलेज न्यूट्रल पीएच पे काम करेगा। पेप्सिन है, पेप्सिन एसिडिक पीएच पे काम करेगा। सही है, और इसी तरह से आप किसी भी जुजुनल एंजाइम को उठा लो, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी भी एंड एंजाइम को उठा लो, तो वो आपको थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पे काम करता होगा। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद है टर्शरी वाला, उसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए थे और आयनिक बॉन्ड बनाए थे। हाँ, वो सारे बॉन्ड पीएच चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज होने से टूट जाते हैं, तो शेप चेंज हो जाएगा। तो दोनों में टूटेगा बिल्कुल। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो आगे टर्नओवर रेट की डेफिनेशन आ रही है। क्या होता है टर्नओवर रेट? कह रहे अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन एंजाइम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, 600,000 कार्बन डाइऑक्साइड, 600,000 कार्बन डाइऑक्साइड एक सेकंड के अंदर कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। कार्बोनिक एसिड एक एंजाइम 600,000 कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक एंजाइम। सोचिए कितना ज्यादा टर्नओवर रेट है। एंजाइम के इतनी ज्यादा टर्नओवर रेट्स होता है, तुम सोच सकते हो एक सेकंड में एक एंजाइम से 600,000 कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, कितनी स्पीड होगी। वो तो एक एक करके ही कर रहे हैं ना, एक हट रहा है, दूसरा लग रहा है, दूसरा हट रहा है, तीसरा लग रहा है, तो एक सेकंड में 600,000। नाउ कैन यू इमेजिन दिस कि कितने ज्यादा स्पीड में काम करते हैं। खैर, जिस स्पीड में भी काम कर रहे हैं, ज्यादा हो या कम हो, उसका टर्नओवर रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ओके, नेक्स्ट टू दिस हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइमेटिक कंसंट्रेशन क्या होती है? एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, क्या हुआ? अच्छा चलो, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एंजाइम है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन परऑक्सीडेज, हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पे मौजूद है। हाइड्रोजन परऑक्साइड वाटर में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? विल बी कलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन, सही है,
in this enzyme catalyzed reaction as product. हम ऑक्सीजन को प्रोडक्ट के तौर पर लेंगे और हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन यानी कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। जब एंजाइम रखा 0.5 सेंटीमीटर क्यूब तो 2. हाँ समवेयर हियर आपके पास प्रोडक्शन होगी। फिर रखा आपने कुछ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एंजाइम, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया, 5 के करीब करीब है। फिर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एंजाइम को 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एंजाइम कर दिया, ये 5 से 7 पे चला गया, 3 किया तो 8.5 पे चला गया और फिर 10 पे चला गया। क्या हो रहा है, आप एंजाइम बढ़ाते जा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। तो देखो ना, तो सिंपल सी बात है ना, जितना एंजाइम होगा उतना रिएक्शन होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। ये कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग जब भी बात करते हैं, हम लोग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। कह रहे हैं व्हाई वी कंसीडर इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन रादर कंसीडरिंग द कंप्लीट रेट। वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कंप्लीट रेट कहाँ पे जाके कांस्टेंट होगा, वी नेवर नो कितने कैसा कर्व बनेगा, उसका कर्व बनेगा भी या नहीं बनेगा, वो लाइन स्मूथ होगी या नहीं होगी। आप एक काम करो ना, आप ले लो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, हर एंजाइम को उसके इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन से पहचाना जाता है। वो कह रहे हैं क्यों है ऐसा, क्योंकि आपके पास जो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लीनियरली इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होता है, वो लीनियरली इंक्रीज होता है। So it is to make sure that the change in the rate is due to the increase in enzyme concentration, not the substrate concentration. सिर्फ ये देखने के लिए यहाँ पे हम लोग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं कि भाई जो चेंज आने वाला चेंज है वो एंजाइम के कंसंट्रेशन के चेंज करने की वजह से इंड्यूस हुआ है, ना कि किसी और वजह से। इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिया। क्या लिया हमने यहाँ पे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन लिया। तो जैसे जैसे एंजाइम आपके पास फर्दर इंक्रीज होता चला जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपके पास फर्दर इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये जितने भी ऊपर ग्राफ बने हुए ना, ये सारे के सारे ग्राफ जितने भी बने हुए, इसमें एक चीज अवेलेबल थी हमेशा, वो था सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं था कहीं भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर बन रही है। दूसरा आपके पास फिर आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे एंजाइम बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सही है, तो भी क्या होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। एक वैल्यू आती है उसके बाद जहां पे आके ये लाइन कांस्टेंट हो जाती है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइन कांस्टेंट होगी उसको वी मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहा जाता है। जब भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ और दूसरे पैरामीटर्स और दूसरे फैक्टर्स भी शामिल होते हैं। तो आप बढ़ाते जाए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एक वक्त आएगा कि एंजाइम का जो रेट है वो बढ़ना रुक जाएगा, बल्कि एंजाइम का रेट कांस्टेंट हो जाएगा। वो कांस्टेंट जहां पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है उसको वी मैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, वी मैक्स कहते हैं। कह रहे हैं द रेट बिकम कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। भाई सिर्फ यही नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो कि लिमिटिंग फैक्टर बनाती हैं। इस कंडीशन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है एंजाइम, हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा ना, हमने बोला सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट होने लगा। जैसे ही कांस्टेंट होने लगा ना, हमने एंजाइम थोड़ा सा और बढ़ा दिया, वी ऐड मोर एंजाइम। जब हमने थोड़ा सा और एंजाइम ऐड किया, हमने देखा वो फिर से ऊपर जाने लगा, फिर ऊपर जाके कांस्टेंट होने लगा। तो मैं समझ में आ गया कि एंजाइम वाज द, जब भी किसी फैक्टर को लिमिटिंग फैक्टर चेक करना, आप ऐड करके देख लो, ऐड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मजीद इंक्रीज हो जाएगा। सही है। इसके बाद वाला टॉपिक आता है हमारे पास, कंपेयरिंग एंजाइम एफिनिटीज। क्या होता है एंजाइम एफिनिटीज? एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। वर्ड एफिनिटी का क्या मतलब है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किस चीजों की? अट्रैक्शन बिटवीन टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स?
एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और एफिनिटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा उतना ही कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एफिनिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट और एंजाइम की कंसंट्रेशन पे। ओके ठीक है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा एफिनिटी होगी, या कम कंसंट्रेशन होगी तो ज्यादा एफिनिटी होगी? ज्यादा। देखो सोचो जरा, क्या वो चीज से आपको ज्यादा मोहब्बत होती है या आपका ज्यादा, या उस चीज से ज्यादा मोहब्बत है या आपका इसका वो? उस चीज से ज्यादा मोहब्बत होती है ना जिसका मिलना मुश्किल होता है ना? नहीं नहीं, मैं एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, आप लोग गलत समझ, आप भी वही समझ रहे हैं, फिर सही है। तो मैं बता रहा हूँ जिस चीज का हासिल करना मुश्किल होता है उससे ज्यादा मोहब्बत होती है ना? और जो इजीली अवेलेबल होता है उसकी कदर नहीं होती। ऐसा ही है, मतलब यार मैं एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या सोच के ऐसे में। देखो भाई मैं समझाता हूँ जरा। एंजाइम एफिनिटी इज द मेजर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। The more the affinity, the higher the chances of the substrate binding to the active site. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से कार्बोनिक एसिड बन गया, 600,000 मॉलिक्यूल पर सेकंड के साथ से चेंज कर रहा है। ये इसका टर्नओवर रेट है, जहां पे ये रिप्रेजेंट हो रही है सेम चीज ग्राफ के जरिए से। एंजाइम एफिनिटी कहती है कि जिस चीज की आप बात कर, अट्रैक्शन के हवाले से दो चीजें हैं, एक एंजाइम और दूसरा है उसका सबस्ट्रेट। अगर तुम्हारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर तुम्हारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो सारे सबस्ट्रेट्स को बाइंड करने की कोशिश करेगा जो अवेलेबल हो। अगर तुम्हारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एंजाइम की कांस्टेंट कर दो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही होगी, तो इनिशियली एफिनिटी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में जाके एफिनिटी कम हो जाएगी। वही बात है कि जब कम सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा तो हर एंजाइम उस सबस्ट्रेट से बाइंड करना चाहेगा, लेकिन जब ज्यादा सबस्ट्रेट अवेलेबल हो जाएगा तो फिर क्योंकि सबके पास अवेलेबिलिटी है ही, तो एफिनिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स सबस्ट्रेट उतनी नहीं होगी जितनी पहले थी। सही। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखना जरा। Amount of product produced per unit second by one enzyme is called turnover rate. We can have maximum velocity, all the enzymes will be working at their maximum turnover. मैक्सिमम टर्नओवर रेट पे कब एंजाइम काम करेंगे? जब सबस्ट्रेट बहुत रेडिली अवेलेबल हो, शदीद तरह से सबस्ट्रेट अवेलेबल हो। मिकालिस मेंटन आता है फिर, ये दो लोग थे जिन्होंने बताया कि भाई एक काम करो गाइस, तरह ये सारा टेक्स्ट एक दफा पढ़ लो, ये रीडेबल है, ये एक दफा पढ़ो, फिर मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि मिकालिस ने मेंटन ने क्या कहा था और ये Km की वैल्यू कहाँ से ओरिजिनेट हुई। बढ़िया। अब मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा से इस चीज की एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई तुम इमेजिन करो कि तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
तुम्हारी कोई डिटर्जेंट बनाने की फैक्ट्री जिसमें तुमने एंजाइम यूज करने बनाने के हवाले से, सही, या कोई भी ऐसी तुम्हारी कोई फूड प्रोसेस करने की कोई फैक्ट्री है, तुमने एंजाइम यूज कर, सही है, तो एंजाइम की एक सर्टेन कॉस्ट है। एंजाइम के साथ जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की एक सर्टेन कॉस्ट है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो इस बात को फिर दोबारा से समझने के लिए कि अगर तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज इस केस में 80 है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है 45 यूनिट ऑफ सबस्ट्रेट पे, तो तुम्हें हाफ ऑफ वी मैक्स यानी कि 80 का हाफ कितना होता है, 40 यूनिट पर सेकेंड, तो 40 यूनिट पर सेकेंड मिल रहा है 5 पे। भाई 40 मिल रहा है 5 पे और 80 मिल रहा है 45 पे। क्यों? एफिनिटी की वजह से। क्यों? क्योंकि जब सबस्ट्रेट जितना ज्यादा अवेलेबल होगा एंजाइम उतनी तेजी से उसको बाइंड नहीं करेगा, बोलेगा एंजाइम बोले हाँ ना है ना मौजूद, बस ठीक है, समझ, कदर कम हो गई ना, अवेलेबिलिटी ज्यादा थी, तो क्या होगी, वैल्यू कम होगी। मैं एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ, अभी भी स्पेसिफाई करना पड़ता है मुझे, नहीं आया, हाँ मैं समझाता हूँ तुम्हें, ग्राफ के मुताबिक ही समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लो। जब 45 सबस्ट्रेट अवेलेबल था तो Vmax अचीव हो रहा था। देखो बेटा, Vmax होता है मैक्सिमम वेलोसिटी, सही है, इसको समझना। ग्राफ क्योंकि ऊपर जाते जाते स्टीपर होता है, फिर वो कर्व बनाता है, फिर वो कांस्टेंट होने लगता है, ठीक है। तो कर्व जब बना रहा है और जब कांस्टेंट हो रहा है तो उसमें मसला है ना। मसला मतलब क्या, मसले से मतलब ये कि यार लेट्स जस्ट से कि भाई ये 45 पे अगर आ रही है वैल्यू यहाँ पर, सही है, तो 40 के ऊपर भी वैल्यू कुछ उसके आसपास ही है, 1-2 यूनिट्स का फर्क हो शायद, सही है, और इसी तरह से 25 के आसपास भी वैल्यू कुछ यहीं पर ही आ रही है, मतलब अगर वो 80 था तो ये कुछ 76-77 होगा, समझ रहे हो बेटा ये बात। तो क्या हो रहा है कि केएम की वैल्यू अच्छा खासा चेंज होकर आ रही है। केएम कह रहा है यार सिर्फ 5 यूनिट डाल, मैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 5 यूनिट सबस्ट्रेट डालूंगा मुझे 40 प्रोडक्ट मिलेगा। मैं 5 किलो सबस्ट्रेट डाल रहा हूँ मुझे 40 प्रोडक्ट मिल रहा है, और मैं 45 किलो प्रोडक्ट डाल रहा हूँ मुझे सिर्फ 80 किलो मिल रहा है। तो अगर मैं सही से बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं क्या डालूंगा, मैं 45 केजीज डाल के वेट करूंगा 80 मिलने का, मैं 5 यूनिट डाल के वेट करूंगा 40 मिलने का। 5 से 40 के रेशियो पे हम लोग काम करेंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम रिपीटिशन करके प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी कि हमारा जो जो पैसा में बच रहा होगा वो ज्यादा होगा, सही है। तो ये सब किसने डिटरमाइन किया, ये सब मिकालिस मेंटन ने बताया कि ये कहते हैं कि भाई जो सबस्ट्रेट होता है ना वो इंक्रीज करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। एक वक्त आता है जब 100% एंजाइम ऑक्यूपाई हो जाएगा, उसको Vmax कहते हैं। भाई जब एंजाइम ही सारे ऑक्यूपाई हो गए, एंजाइम और है ही नहीं, तो फिर आपके पास फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज थोड़ी होगा, फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो इसलिए वो Vmax पे चला जाएगा। द ग्राफ इज ऑलवेज, ये बात याद रखना बेटा कि ग्राफ कहीं भी यूजफुल नहीं होता एग्जैक्ट वैल्यूज निकालेंगे, बिकॉज आपको नहीं पता कर्व कहाँ से मुड़ रहा है। कर्व मुड़ रहा है ना तो वो एक आध यूनिट आगे पीछे वैल्यू आ सकती है उसमें, तो ग्राफ एक्यूरेसी नहीं है ग्राफ में, सही है, लेकिन हाफ ऑफ द Vmax में एक्यूरेसी है। हाफ ऑफ द Vmax आप प्लॉट कर सकते हो। अगर लेट सपोज मैक्सिमम वेलोसिटी तुम्हें पता है किसी एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी लेट सपोज 80 है, तो तुम 40 के ऊपर चेक कर लो ग्राफ कहां से गुजर रहा है, तो 40 पे इसका क्रॉस बनाओगे। देखो यहाँ पर Vmax के लिए ग्राफ को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन जब यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी इजीली इंटरसेक्शन ढूंढना आसान होगा, ये वाला इंटरसेक्शन ढूंढना आसान होगा, इजीली तुम इसको ढूंढ सकते हो, ठीक है। कह रहे थे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ ऑफ द Vmax is known as Michaelis-Menten constant। Michaelis-Menten ने ये बोला है कि भाई फुल पे जाने की जरूरत ही क्या है, हाफ ऑफ द Vmax देख लो कहाँ पे आ रहे हैं, जितने सबस्ट्रेट पे आ रहे हैं हम उस पे काम कर लेंगे। It helps to determine the efficiency of an enzyme। एंजाइम कितना एफिशिएंट है,
जितना कम Km की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा एंजाइम एफिशिएंट होगा। हाँ देखो, जो आपने बोला 40 लेके देखो ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ये ग्राफ बताओ क्या कह रहा है पहले? क्यों? थैंक यू, आज आ गया। कहाँ से आया अभी? कांस्टेंट कैसे हुआ? तुमने देखा कांस्टेंट होते हुए? ग्राफ में बना हुआ। वेरी गुड, ग्राफ बता रहा है ना कि कांस्टेंट हुआ। किस फैक्टर की वजह से कांस्टेंट हुआ है? आप ऐसा क्या बढ़ा रहे थे? एक्स एक्सिस पे क्या बढ़ रहा था? सबस्ट्रेट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। रेट क्या हो गया? डिपेंडेंट। सबस्ट्रेट क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? वेरी गुड। तो अब अगर रेट निकल रहा है 80, सबस्ट्रेट कितना था? और रेट अगर निकल रहा है 40 ग्राफ के हिसाब से, कर्व ग्राफ में है ना बेटा, ये तो मैं नहीं कह रहा कुछ भी इसके हवाले से, तो ग्राफ कह रहा है। तो रेट अगर निकल रहा है 40 और सबस्ट्रेट कितना यूज हो रहा है? अब मुझे एक बात बताओ, तुम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, दोबारा से ऐसे इमेजिन कर रहे ना, ये जो सबस्ट्रेट है ना, ये मिलता है 1 लाख रुपए किलो, सही है? तो तुम 5 लाख इन्वेस्ट करोगे या 45 लाख इन्वेस्ट करोगे? समझ आ गया? आगे चले। ओके, अब ये बोले इससे एंजाइम की एफिशिएंसी पता चलती है। अरे भाई क्या मतलब एंजाइम की एफिशिएंसी? Km की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा एंजाइम होगा। ये दोनों ग्राफ तुम अपने सामने रख के कंपेयर कर लो, मुझे कुछ कहने की फर्दर जरूरत ही नहीं है। देखो Km की वैल्यू कम, Km की वैल्यू यहाँ ज्यादा, वहां 2 यहाँ 10 मिसाल, सही है? तो दोनों का Vmax सेम आ रहा है, दोनों का रेट मैक्सिमम 6 पे हो रहा है, सही है? लेकिन वो जल्दी 6 पे पहुंच रहे हैं, ये देर से 6 पे पहुंच रहे हैं। ये वाला एंजाइम लेस एफिशिएंट था, वाला एंजाइम मोर एफिशिएंट है, बस इतना सा फर्क। अब बताओ ये फर्क समझ में आ गया? समझ आया बेटा? हाँ, टाइम ज्यादा कैसे लगेगा? क्योंकि रिपीटिशन बढ़ानी पड़ेगी ना। अगर तुम्हें लेट्स सपोज चाहिए 80 था, तो तुम्हें 40 दो दफा करना पड़ेगा। समझ गए? एंजाइम ना रोके भी जाते हैं। एंजाइम को रोकने वाली चीजों को इनहिबिटर कहा जाता है। इनहिबिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब एक दफा लग गया, खत्म कहानी, एंजाइम गया, फिर उसका वापस आना नामुमकिन। ठीक है? दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई हम इनहिबिट करेंगे एंजाइम को, फिर हम देखेंगे हमें समझ में आया तो हम दोबारा से एंजाइम को काम करने के लिए छोड़ देंगे। तो जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है वो दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव। जो नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं which binds to the allosteric side and do not let the enzyme to bind the substrate by altering the shape of active site। मैं पता है इसकी एग्जांपल कैसे देता हूँ। जैसे दो बच्चे, सही है, वो एक चेयर के ऊपर बैठने पे लड़ रहे हैं, सही? चेयर का नाम है एंजाइम, बच्चों का नाम है सबस्ट्रेट। दो बच्चे, अचानक से क्या होता है? एक तीसरा बच्चा आता है, ये सबस्ट्रेट नहीं है, इसका नाम है इनहिबिटर, लेकिन दिखने में बिल्कुल वैसे ही, शेप वाइज वैसे ही। ये इन दोनों सबस्ट्रेट्स को मारता है, सही, खुद चेयर पे बैठ जाता है। ये compete कर रहा है ना सबस्ट्रेट से, इनहिबिटर क्या कर रहा है? compete कर रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है? चेयर वहीं की वहीं है। वो दो बच्चे अभी भी डिसाइड करते थे कौन पहले, वो बोले आप पहले बैठना, आप पहले बैठना, कंपटीशन चल रहा है दोनों का भी, सही है? चाहते दोनों ही बैठना है, लेकिन एक दूसरे से पूछ पूछ के काम कर रहा है। इनहिबिटर आता है पीछे से देखता है, बोलता है कोई मसला नहीं, बैठने दो। इस दफा काम जो है वो डायरेक्ट लड़के नहीं किया जाएगा, इस दफा चला के साजिश चली है। वो क्या करता है, जैसे ही एक सबस्ट्रेट जो है ना वो एंजाइम के ऊपर बैठता है, एक बच्चा चेयर पे बैठता है, वो जाके पीछे से ना चेयर की टांग तोड़ देता है। चेयर बैठने के काबिल ही नहीं रहती। समझ गए? उसने क्या किया, एक टांग तोड़।
चेयर बैठने के काबिल नहीं थे। ये कौन था? ये था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। काम इसने भी रोक दिया, लेकिन इसने एक्टिव साइट पे काम नहीं किया, इसने एलोस्टेरिक साइट पे काम किया। जो अल्टरनेट साइट पे काम करता है वो एलोस्टेरिक साइट पे काम करता है। देखो ये इनहिबिटर एंजाइम जैसे शेप का होगा, ये एक्टिव साइट पे आके लग जाएगा। वो वाला इनहिबिटर नॉन कॉम्पिटिटिव है, वो एलोस्टेरिक साइट पे आके लगेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट को डी शेप कर देगा, सबस्ट्रेट लग ही नहीं पाएगा। समझ आ गया? ओके। जब आप इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यार ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, बहुत पूछे जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में देखो Vmax सेम होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी वापस वहीं पहुंचेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी वापस वहीं पहुंचेगी, और Km जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, या Km कह दो कि इंक्रीज होता जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या हो रहा है कि Vmax रिड्यूस हो गया, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जिसको होना चाहिए 5 पे वो 3 पे पहुंच गई, और Km सेम रहा, Km सेम रहा। अब देखो इन दोनों को रिलेट कर लो, Km इंक्रीज हो गया, Km सेम रहा, Vmax सेम रहा, Vmax रिड्यूस हो गया। समझ आ गया? हाँ, ये वाला कौन सा बेटा? इरिवर्सिबल में हम लोग की ग्राफ नहीं बनाएंगे, इरिवर्सिबल में वापस आ ही नहीं रही ना चार्ट, वो तो एक दफा खत्म तो खत्म बस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आप जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना उसके लिए आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ, या नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए भी बढ़ाओगे तो वो अपनी जगह छोड़ देगा, उठ जाएगा। सही है। फिर लास्ट हमारे पास का टॉपिक आता है इमोबिलाइज्ड एंजाइम। आप फिर से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज पता नहीं क्यों बार बार इंडस्ट्रियलिस्ट बन जा रहे हैं। आप फिर से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी फॉर्मूला मिल्क बनाने की फैक्ट्री है। सही है। और वो नहीं आते बच्चों के जो मिल्क आते हैं, वो मोरिनागा और ये सब, वो सब। सही है। अब दुनिया में ना बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट ज्यादा आने लगे। आपने बोला नहीं यार इंडस्ट्री के डायनामिक्स चेंज हो रहे, अब मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट बच्चों के लिए लैक्टोज फ्री मिल्क बनाऊंगा। आप बाजार गए, आपने इन्वेस्टमेंट करी, आपने लाखों रुपए का एंजाइम खरीदा। कौन सा एंजाइम? तुम्हें किसी ने बताया था भाई लैक्टोज हटाना है ना, लैक्टेज एंजाइम यूज करो, लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। और बोले यार ये तो मैं पढ़ा था, ए लेवल्स बायो में पढ़ के आया हूँ मैं, तो ऐसा वैसा काम करो। आप लेकर आए, आप ये वाला टॉपिक भूल गए थे, मोबिलाइज वाला। आप लेकर आए बहुत सारा लैक्टेज एंजाइम, आपने दूध में मिला दिया, सारा लैक्टोज टूट गया, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। अब मसला मसला क्या कि वो एंजाइम दूध में से वापस कैसे निकाले? तो लाखों रुपए का एंजाइम था, वो तो गया, वो तो दूध में मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे? तो अब करें तो क्या करें? अब यहाँ तो फंस गए ना। अब आप सर पकड़ के बैठे हुए थे इतने में ना कि एक शख्स आया, वो आपके इंडस्ट्री में काम करता था, बेचारा आपके लिए चाय लेकर आया। उसने बोला सर परेशान नहीं हो, चाय लेकर आया। उसने चाय के कप में एक टी बैग डाला, गर्म पानी डाला, और उसको उसने मूव किया। आप देख रहे थे बैठे हुए, उसने टी बैग हटाया, रिमूव किया, निचोड़ के साइड में फेंक दिया। हमने बोला यार ये आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आया पहले? अब इतने में ना आपने अपनी पुरानी किताबें खोली, देखा, आपको वहां पे टॉपिक मिलता है इमोबिलाइज्ड एंजाइम का। इमोबिलाइज्ड एंजाइम क्या कहता है? इमोबिलाइज्ड एंजाइम कहता है कि भाई हम एंजाइम को मूव नहीं होने देंगे, हम एंजाइम को मूव नहीं होने देंगे, उसको इमोबाइल कर देंगे, एक जगह पे लॉक कर देंगे, बस उसमें सबस्ट्रेट गुजरेगा, प्रोडक्ट बन के निकलता जाएगा। सबस्ट्रेट डालेंगे, प्रोडक्ट बन के निकलता जाएगा। अब लैक्टोज फ्री मिल्क बनाना था, आपने एल्गेनेट बीड्स यूज करे, उन एल्गेनेट बीड्स के साथ एंजाइम को अंदर लॉक कर दिया। सही है। और ऊपर से ऐसे तुमने लैक्टोज कंटेनिंग मिल्क ऐड किया, नीचे तुम्हारे पास लैक्टोज फ्री मिल्क आता गया, तुम डब्बा में पैक करते गए, ये गुड टू गो, है ना? ये पूरा कॉन्सेप्ट एक दफा यहाँ पर रीड कर लो। एंजाइम इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन, जो लिखा हुआ है एक दफा पढ़ लो खाली। मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्गिनेट, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन वर एडेड, ड्रॉप्ड इनटू कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में से डालता था कि वो बीड्स बन जाए। सही है। ये जेली लाइक बीड्स बना लेती हैं, और
इसमें ना एंजाइम इमोबिलाइज होता है, लॉक हो जाता है, ठीक है, एंजाइम जाया नहीं होगा आपके लाखों रुपए, क्योंकि एंजाइम का मल्टीपल टाइम यूज होता है, आपके लाखों रुपए बार बार रीयूज हो रहे होंगे, सही है। समझ आ गया भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है। लेट मी कॉल ऑफ द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।